हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत लगी कहानी अपना अपना भाग्य। आज हम अपना अपना भाग्य कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अपना अपना भाग्य कहानी को लिखने वाले हैं जैनेन्द्र कुमार और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो वातायन कहानी संग्रह में इस कहानी को संकलित किया गया है और वातायन कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। दोनों याद रखने हैं अलग अलग। अपना अपना भाग्य कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी और वातायन कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। और इस कहानी को मैं शैली में लिखा गया है। किस शैली में इस कहानी को लिखा गया है? मैं शैली में। यूजीसी नेट सिलेबस में हमारे 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, तो इन 21 कहानियों में से 3 कहानियाँ ऐसी हैं जो मैं शैली में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? मैं शैली में। कौन कौन सी? पहली है अपना अपना भाग्य, दूसरी कहानी है गैंग्रीन, मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं गैंग्रीन कहानी को। तीसरी कहानी है अमृतसर आ गया, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अमृतसर आ गया। तो ये तीनों कहानियाँ किस में लिखी गई हैं? मैं शैली में। याद रखना है अपना अपना भाग्य, गैंग्रीन और अमृतसर आ गया, तीनों कहानियाँ किस शैली में लिखी गई हैं? मैं शैली में। आइए अब हम कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। बहुत कुछ निर्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते, अरुण यानी लाल। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। देखिए कहानी के आरंभ में जो है एक लेखक है और उसका मित्र ये नैनीताल घूमने गए हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही ये नैनीताल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जिसमें संध्या के समय का अत्यंत मनोहारी चित्रण भी इसमें किया है। और वहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनकी वेशभूषा आदि का भी वर्णन सहजता से किया गया है। आगे पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला हुआ था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सूरमय अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की ढोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना हुए बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। अब देखिए इस अपना अपना भाग्य कहानी में जो है लेखक क्या है, बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण करते हैं जो भूख और ठंड के कारण दम तोड़ देता है और मृत्यु को ही उसका फिर क्या मान लिया जाता है? भाग्य। मृत्यु को ही उसका क्या मान लिया जाता है? फिर भाग्य मान लिया जाता है। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न कोई ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों को बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हूँ।
अधिकार गौरव में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से धूम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों की को अपनी चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी और न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर बैठ भी सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस परवाह में मानो अपने स्थान को जानते हुए सड़क पर चली जा रही थी। यानी देखिए इसमें अंग्रेजी और जो भारतीय स्त्रियां हैं दोनों में की तुलना की है कि अंग्रेजी स्त्रियां कैसी और भारतीय स्त्रियां जो हैं कैसी हैं। उधर हमारे भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दां पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और धूम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिर कर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्रित और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थीं। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कुहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं भी जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज न था।
उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस सूते कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5-10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा। कुहरे की सफ़ेदी में कुछ हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए, पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला है, न दायां है न बायां है। देखिए, ये जो बालक है कहानी का मुख्य पात्र है और यह इसकी उम्र है 10 वर्ष। 10 वर्षीय है यह बालक, जो सहज और निश्चल स्वभाव का है। पूरी कहानी है जो इसी के आसपास घूमती है वह उन अनेक, और यह जो लड़का है 10 वर्षीय, यह उन अनेक भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने अपने भाग्य के सहारे जीवित हैं। किसका प्रतिनिधित्व करता है? उन भारतीयों का जो अपने अपने भाग्य के सहारे जीवित हैं। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 वर्ष का होगा। कितनी उम्र है इस बालक की? तो ये 10 वर्ष का है। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख, फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। जो लेखक का मित्र है ये बच्चे से प्रश्न करता है। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम और 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुक यानी चुप खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि बालक के जो माता पिता हैं कहाँ हैं? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? हाँ, मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे में से उतर कर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, सवर में हल्की सी झुंझलाहट थी और कुछ लापरवाही थी। हाँ, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी न?
देखिए यह लड़का है, कहाँ से ले आए, इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी यह नौकर। ये जो है ये वकील का कथन है। किसका? वकील का। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गैरे को नौकर बना दिया। लिया जाए अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सॉरी थोड़ा सा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। ये कौन कहता है? ये लेखक कहते हैं। और ये जो 10-10 के नोट हैं ये लेखक के मित्र कहते हैं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। हर्ते में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। किस होटल में बुलाता है मित्र? लेखक का मित्र सॉरी, होटल डी पब। होटल डी पब में मिलने के लिए बुलाता है कि कल मुझे 10 बजे होटल डी पब में मिलना। हाँ कुछ काम देंगे हजूर? हाँ हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बड़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। चीख उठते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल सवर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र, वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। अंत में हम क्या कह सकते हैं कि अपना अपना भाग्य कहानी में सामाजिक
विषमता। कैसी? सामाजिक विषमता तथा अमीर गरीब के बीच की खाई का वर्णन इस कहानी में किया है। अंत में हम क्या कह सकते हैं कि इस कहानी में अपना अपना भाग्य कहानी में सामाजिक विषमता तथा अमीर गरीब के बीच की खाई का वर्णन किया है, जो पाठक को सामाजिक परिस्थिति पर सोचने के लिए विवश करती है। तो ये थी आज की हमारी अपना अपना भाग्य कहानी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपको प्रकाशन वर्ष किस कहानी संग्रह में संकलित है और हाँ, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, एक बात ये याद रखनी है। तो विशाल भारत नामक पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। तो आज की हमारी ये कहानी अपना अपना भाग्य हमने कंप्लीट पढ़ ली। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।